यहाँ पे उपस्थित हुए। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ साफ आ रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में एक फैन रन कर रहा है। अगर उसको बंद करना हो तो बता दीजिए। आवाज़ साफ है? आ रही है आवाज, आ रही है। तो जी सर। सभी को नमस्कार। और मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट हूँ, प्रकृति का समाजशास्त्री आप बोल सकते हैं हिंदी में। और मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ा रहा हूँ पिछले लगभग 7-8 साल से। और उससे पहले मैं जर्मनी और थाईलैंड और अलग अलग देशों में अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट में, टीचिंग में और एम्बेसीज के प्रोजेक्ट वगैरह में काम करता रहा। और वहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे यहाँ पे बहुत आते हैं, तो उनसे भी अलग अलग विषयों पे जानने को मिलता है। तो मैं जो मेजर रिसर्च कर रहा हूँ वो है प्रकृति, मतलब इन्वायरमेंट, और हमारे खाने की आदतों के बारे में और हमारे स्वास्थ्य के बारे में। तो ये तीनों एक ही टॉपिक है, सुनने में अलग लग सकते हैं। स्वास्थ्य, आपके प्रकृति, आपका भोजन, और इनसे जुड़े हुए दूसरे पहलू जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर बाकी बहुत बड़े बड़े इश्यू हैं जो हवा, पानी और सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये है हरा सोना और किसानों का हरा सोना। और किसानों का हरा सोना बांस से अच्छा कोई हो नहीं सकता है। तो बांस को मैंने क्यों चुना, कैसे चुना, इसके पीछे एक लंबा स्टोरी है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्टकट में इतना मैं आपको बता दूं कि मैं कई सालों से पेड़ पौधों पे रिसर्च कर रहा था, ये जानने के लिए कि अलग अलग जो हमारी एग्रो इकोनॉमिक जोन है उनमें कौन से पौधे ऐसे हैं जो एक अच्छे कम्बिनेशन में पैदा किए जा सकते हैं, और जिससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन प्रकृति में भी सुधार होगा। और प्रकृति में क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए? एक तो साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ खाना चाहिए। इसके साथ साथ में एक स्वास्थ्य पूर्ण लाइफ चाहिए, और उसके साथ में हमें ठीक ठाक इनकम भी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो किसानों के लिए ये एक वरदान होगा। इसलिए मैंने बहुत सारे पेड़ पौधों पे रिसर्च करते हुए कंक्लूजन पे पहुंचा कि बांस एक हरा सोना और एक खरा सोना के तौर पर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकता है। क्योंकि आज ज्यादातर किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो हम टॉपिक को किसानों के ऊपर ही फोकस रखेंगे। इसके बहुत सारे और भी दूसरे आयाम हैं, उसके ऊपर फिर कभी हम दूसरे किसी लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हम केवल और केवल फोकस रखेंगे किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पे। तो बांस एक ऐसा चीज है जो आपकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करता है। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी इंसानों की बेसिक ज़रूरतें हैं। तो बांस इन तीनों ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है। आपको जो बांस है उसको डायरेक्ट भी खाया जा सकता है, उसका अचार और मुरब्बा बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुकिंग की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, राइस में डाल के या अलग अलग तरीके से। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो इसको सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। साउथ इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो खाने के लिए इसका प्रयोग होता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। उसके बाद में आता है कपड़ा। तो जो फाइबर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर हम कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी कॉटन की जगह, क्योंकि कॉटन से ज़्यादा सस्ता पड़ता है सिंथेटिक कपड़ा, तो उस कपड़े का लोग इस्तेमाल करना चालू कर चुके हैं। तो सिंथेटिक कपड़ा और कॉटन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अभी कल किसान भाई दिखा रहे थे कि सुंडियां लग गई हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रे डाल दिया है फिर भी सुंडियां नहीं मर रही हैं, बहुत निराई गुड़ाई किया है, बहुत मेहनत किया है, उसके बावजूद भी एक अच्छा कॉटन तैयार नहीं हो रहा है। और उसके बीज क्योंकि कंपनियों के हाथों में आ चुके हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। बीटी कॉटन अपने आप में एक खतरनाक है, पॉइजनस है। तो हम उन सारी दिक्कतों को अलग रखकर अपने लिए कपड़ा जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होगा वो हम बांस से बना सकते हैं। हमारे देश में भी कुछ कंपनियां हैं जो बांस के अच्छे कपड़े बनाते हैं,
और विदेशों में खासकर चाइना में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बांस के अच्छे कपड़े बनाती हैं। तो कपड़ा बनाने का प्रोसेस बांस में है, बहुत अच्छा है और बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत अच्छा फाइबर इससे निकलता है जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। और जो अमीर लोग हैं वो या तो आजकल भांग के कपड़े पहनते हैं या बांस के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं ज़्यादा केमिकल की वजह से वो यहाँ पे नहीं होंगी। और इसको प्रोसेस करने के टाइम पे जो इससे केमिकल निकलता है वो केमिकल भी यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो कपड़े का प्रॉब्लम भी यहाँ पे आपका सोल्व हो गया। तीसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा बचता है घर का। घर, अगर आप बेसिक घर बनाना चाह रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं और आप उसको अपनी कारीगरी के हिसाब से अच्छे तरीके से डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो बांस से उत्तम कोई घर नहीं है। पहले बांस को बोला जाता था पुअर मैन्स टिम्बर, कि गरीब आदमी का ये लकड़ी है, क्योंकि इससे आप बहुत सस्ते में घर बना सकते हैं। आड़ा टेढ़ा लोग बनाते थे, बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव नहीं होता था। लेकिन अभी वो जमाना गया। अभी जो अमीर लोग हैं वो अपने घर डिजाइन करवा रहे हैं बांस से, और वो भी बेहतरीन डिजाइन उसके होते हैं। मैं आपको कुछ फोटोएं भेजूंगा, आपको देख के हैरान रहेंगे कि 5 स्टार होटल भी बांस से डिजाइन हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए लोकेशन तैयार हो रही है, फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशंस तैयार हो रही हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने घर बना रहे हैं। इसके अलावा इतने अलग अलग किस्म के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो घर बनाने का प्रॉब्लम भी यहाँ पे बांस से आपका सोल्व हो सकता है। तो रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम आपका सोल्व कर सकता है बांस। उसके बाद में कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई भी चाहिए, तो दवाई का प्रॉब्लम भी बांस आपको सॉल्यूशन दे सकता है। बांस से जो हमारी हर्बल मेडिसिन है वो बहुत सारी बनती हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिससे आपको बीमारी लगेगा ही नहीं। इसमें कैल्शियम बहुत हाई क्वालिटी का होता है, जिससे हड्डियों का रोग है, गठिया रोग है, या इस तरीके के जो तमाम सारे रोग हैं वो आपको लगेंगे ही नहीं। उसका पहले से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेडिकल वैल्यू है वो बहुत हाई है, और अलग अलग कंपनियां इसके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन बना के मार्केट में ऑलरेडी बेच भी रही हैं, और आने वाले टाइम पे इसमें और दवाइयां बनेंगी। एक बंसलोचन करके आप लोगों ने सुना होगा। बंसलोचन हाइट बढ़ाने के लिए या फिर जो बढ़ते बच्चे हैं उनकी कुशाग्र बुद्धि के लिए बनाया जाता है, जो बांस से ही बनता है। तो ये इससे एक सॉल्यूशन हो गया आपका दवाई का। उसके बाद में आपको नमक की ज़रूरत पड़ती है खाना खाने के लिए। तो बांस का जो नमक है वो 50 से 60 हज़ार रुपया किलो बिकता है। बांस के अंदर नमक डाल के उसको कई तरीके से प्रोसेस किया जाता है, और उसमें बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू आ जाती है, और जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें विकसित हो जाती हैं। ये बिजनेस जापान और कोरिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद चाइना इसका एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो जापान और कोरिया के पास में है। तो हमारे लोग भी यहाँ पे बांस का नमक बना सकते हैं, जो मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो किसान इस पे भी काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारे देश में हर किसान पशुपालन करता है। पशुपालन करते वक्त उसको 2-3 दिक्कत आती हैं। एक दिक्कत आती है चारे की, दूसरी दिक्कत आती है पशुओं के नीचे सूखा करने की, बेडिंग की। तो ये दोनों प्रॉब्लम बांस की पत्तियों से आप सोल्व कर सकते हैं। जो बांस का चारा है पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने पशुओं को अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। बांस के चारे की पैलेट्स बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी अपने पशुओं को बांस के पौधों के बीच में चरने के लिए छोड़ सकते हैं। तो आपके हाई क्वालिटी का चारा आप पशुओं को देंगे, और जो चारे से निकला हुआ दूध है उसको ज़्यादा अच्छा और ऑर्गेनिक दूध माना जाता है। तो कई सारी कंपनियां विदेशों में और हमारे देश में भी जो बांस खिलाकर जो दूध निकाला जाता है उस दूध को बहुत महंगे दामों पे बेच रही हैं। वो अभी इलीट मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रोइंग मार्केट का ट्रेंड एक बन रहा है।
अगर बकरियों को बांस की पत्तियों पे रखा जाता है तो उसको एंटी एजिंग मिल्क माना जाता है, और इस मिल्क की मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद में हमारे देश की एक और बड़ी समस्या है, वो है कुपोषण की, मेल नरिशमेंट की। और 50% से ज़्यादा हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका स्केलेटन भी पूरा डेवलप नहीं है, उनमें खून की कमी है और उनमें बहुत सारे और न्यूट्रिशन की कमी है जो हम बांस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता, टिकाऊ, आराम से उगने वाला और एक अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला पौधा है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इतने गुण होने के बावजूद भी हम नॉर्थ इंडिया में इसको क्यों नहीं उगा रहे हैं, या केवल नॉर्थ ईस्ट में या साउथ के कुछ स्टेट में ये उगा रहे थे, अभी हम नॉर्थ में उगाने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इस एरिया में पिछले 3-4 साल में इसकी खेती में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। तेज़ी आने के पीछे कुछ कारण हैं। पहले ये किस क्लाइमेट में उगता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बांस एक झुंडा है। झुंडा मतलब सरकंडा। सरकंडा आपने सभी जानते हैं, किसान लोग हैं तो आप जानते ही हैं कि सरकंडा किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में उग जाता है। उसको न बरसात की ज़रूरत है, न एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत है, न एक्स्ट्रा आपके किसी एफर्ट की ज़रूरत है, न निराई गुड़ाई की ज़रूरत है, न कोई खरपतवार उसको ख़राब कर सकता है, न जानवर उसको ख़राब कर सकते हैं। आप जितना उसको काटते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। बांस की ही वैरायटी है आपका धान और गेहूं, लेकिन वो बोनी घास की वैरायटी है। जो बांस है वो एक घास है, ये एक ग्रास की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी एग्रोनॉमी, टेक्सोनॉमी वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है, लेकिन ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं इसको घास मानते हैं, और इसको एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी मानते हैं और एक फॉरेस्ट का प्रोड्यूस भी मानते हैं। तो जो बांस है वो एक ऐसी चीज़ है जो घास की कैटेगरी में आता है, और ये घास की कैटेगरी में भारत में आना चालू हुआ है 2017 से, 17 सितंबर या नवंबर से। तो उससे पहले ये एक पेड़ की कैटेगरी में आता था। पेड़ की कैटेगरी में आने की वजह से आप इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते थे, काट नहीं सकते थे, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, और इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला रूल इसके ऊपर 2006 में बनाया था, उसका अमेंडमेंट 2017 में आया, जो बहुत लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जब हम जागे तभी सवेरा है। तो कम से कम हमारी गवर्नमेंट जागी और उन्होंने इसको घास की कैटेगरी में डाला। इसके डालने के पीछे रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न था जो हमारे समझौते हुए हैं क्लाइमेट चेंज पे और ग्लोबल वार्मिंग पे। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर रोज़ आप अखबार में देख रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत गर्मी या बहुत सर्दी का प्रकोप कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आंधियाँ चल रही हैं, कहीं पे जंगलों में आग लग रही है। अमेरिका में आग लगने की घटनाएं 6 गुना बढ़ चुकी है, इंडिया में 2.5 गुना बढ़ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में भी कम से कम 4 या 5 गुना आग लगने की घटनाएं बढ़ चुकी हैं ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी के बढ़ने की वजह से और प्रॉपर बरसात नहीं होने की वजह से। तो इंडिया के पास अभी बहुत कम टाइम है और हम एक फॉर्चुनेट देश हैं, हम एक ऐसा देश हैं जिनके पास में बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, बहुत सारे हमारे पास ऋतुएं हैं और हम हर ऋतु का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे देश में हर वो कंडीशन मौजूद है जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद होगी। एक्सट्रीम ठंड से लेके एक्सट्रीम गर्मी से लेके सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो जो बांस का पौधा है वो एक अपॉर्चुनिटी हमें देता है कि हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हो रहे हैं, जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी वजह से फसलें पैदा होना बंद हो जाएंगी, जिनकी वजह से अचानक से कीट पतंगों के हमले हो जाएंगे, जिनकी वजह से अचानक से इतनी तेज़ आंधियाँ और डस्ट स्टॉर्म चलने चालू हो जाएंगे कि आप फसल उगा ही नहीं पाएंगे। तो आप खाएंगे क्या? किसानों के लिए तो फिर भी ठीक है कि थोड़ा बहुत वो उगा के खा लेंगे, लेकिन बाकी देश भुखमरी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हम
अभी नहीं जागे तो फिर जागने का समय आगे नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को देखते हुए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और दुनिया के वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि हम बहुत सारी गलतियां जो पहले करते आए थे उनको करना कम करें और कार्बन उत्सर्जन को कम करें। उसके लिए सबसे जो जरूरी चेंज हम लेके आ सकते हैं वो है कि लकड़ी को काटना बंद करें। तो लकड़ी को काटना बंद करना है भारत ने 2024 में, क्योंकि हम दाओस समझौता और बाकी जो क्लाइमेट के समझौते हैं उसमें सिग्नेटरी हैं। तो किसी भी किस्म की लकड़ियां 2024 के बाद में आप काट नहीं सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर। अगर काटेंगे तो आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना या सजा होने के पूरे चांसेस हैं। और पहले किसान अपना लुका छिपा के बेच लेते थे, लेकिन आज के दिन सैटेलाइट से नज़र रखी जाती है हर किसी पे। तो आप इतना आराम से छिपा के कुछ बेच पाएंगे मार्केट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन सारी दिक्कत का सॉल्यूशन है बांस। तो बांस कहाँ पे उग सकता है और कैसी मिट्टी कैसी जलवायु में उग सकता है? बांस किसी भी मिट्टी हेलो, में उग सकता आवाज है। नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज कम आ रही है सर। ओके, मैं सर थोड़ा पीछे तेज एक बोलिए। कूलर चल रहा है उसको कम कर लो। ऑडिबल नहीं हो सर, परफेक्ट आ रही आप नॉट ऑडिबल। एक सेकंड। आ रही है जी आवाज। जी, पीछे थोड़ा शोर था, उसको मैंने बंद कर दिया है। अभी मुझे लग रहा है बेटर आवाज आएगी। तो 2024 के बाद में हम किसी भी किस्म के पेड़ पौधों को काट नहीं पाएंगे। अगर नहीं काट पाएंगे तो उसका रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, क्योंकि हमें लकड़ी इस्तेमाल करना है, फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है। लकड़ी से पेपर बनाना था वो भी बनाना है, लकड़ी से और भी 1000 किस्म के इस्तेमाल करने थे वो सारे करने हैं। तो उसका सबसे आसान सस्ता चीज़ हमने खोजा बांस। और बांस को उगाने के लिए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम किसानों से बात कर रहे हैं और किसान सीधी बात पसंद करता है। तो सीधी बात ये है कि बांस उगेगा कहाँ पे? जहाँ पे किसी भी किस्म का घास उग सकता है वहाँ पर बांस उग सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर किसी भी किस्म का घास उग जाएगा वहाँ पर बांस उग जाएगा। बांस उगाने के लिए आपको किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। आप कैसी भी मिट्टी में कैसी भी जगह पे बांस को उगा सकते हैं। केवल अंटार्कटिका को छोड़कर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा फ्रोजन इन्वायरमेंट है, वहाँ से को छोड़कर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बांस उगा सकते हैं। और आज के दिन भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांस प्रोड्यूसर है, चाइना और इसका लाओस के बाद में, सॉरी म्यांमार के बाद में। लेकिन भारत में जो उगने वाला बांस है उसकी क्वालिटी अभी बेहद ख़राब है। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर 2/3 बांस हमारे यहाँ पे उगता है, लेकिन वहाँ पर बांस जो उग रहा है वो जंगली बांस है, उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं किया गया है। और जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका अभी 70% से कम बांस हम उगा पा रहे हैं। मात्र 18 से लेके और 27% बांस हम उगा पा रहे हैं अलग अलग मामलों में। तो बांस को हम ज़्यादातर जो इंपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल वो चाइना से कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं, एक सिंपल सा आंकड़ा देता हूँ। भगवान की पूजा करने में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो 12,000 करोड़ रुपए की अगरबत्ती हम सालाना जला के धुआं में उड़ा देते हैं। और वो 12,000 करोड़ रुपया जो हम पूजा पाठ करके इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जाता है चाइना की जेब में। तो हम ये एक सिंपल एग्जांपल था। जो टूथपिक आप इस्तेमाल करते हैं वो भी चाइना से आ रहा है। आप जो बांस के दूसरे तमाम सारे मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे, वो सारे चाइना से इंडिया में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्लान बनाया, नेशनल बैम्बो मिशन बना के, जिसमें किसानों के हाथ में ट्रांसफर किया गया पावर को कि वो अपने बांस उगाएं और अपने उद्योग धंधे अपनी मर्जी से लगाएं। तो आपके पास 2500 किस्म की चीज़ें हैं जो आप बांस से बना सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम उगाने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में बांस उगेगा। आपके पास ज़मीन जैसी मर्जी हो सब में बांस उगेगा। अगर आपके पास रेतीली ज़मीन है तो वहाँ पे भी बांस उगेगा, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ हिसार के पास,
रेतीली ज़मीन है और मैंने 5,000 बांस के पौधे वहाँ पे लगा चुका हूँ। उसके अलावा 5,000 से ज़्यादा पौधे मैं अपने दोस्तों के खेतों में लगवा चुका हूँ और सारे के सारे पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो पौधे लगाने में और उगाने में कोई परेशानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पौधे अलग अलग जगह पे बांस के लग चुके हैं और राजस्थान से ज़्यादा रेतीली ज़मीन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, जिसमें कार्बनिक मैटर लगभग 0 है और पानी लगभग ना के बराबर है। तो दूसरा किसानों का क्वेश्चन रहता है कि इसको कैसा पानी चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर लिया, इसको कैसा भी पानी चाहिए, किसी भी किस्म का पानी आप दे सकते हैं, खट्टा मीठा हरा नीला पीला कोई दिक्कत नहीं है इसको। आपके पास पानी होना चाहिए। स्टार्टिंग में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको बरसात के सीजन में लगा दें और उसके बाद में इसको 2-4 बार पानी दे दें। अगर इसने एक बार अपनी जड़ें पकड़ ली तो उसके बाद में आपका पानी देने का भी हेडेक नहीं है। तो जो कमर्शियल एग्रीकल्चर हम करते हैं ताकि बांस के पौधे फेल नहीं हो, उसमें रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास रेतीली ज़मीन है तो आप लगभग 2 साल तक इसका पानी का केयर करें। अगर आपके पास दूसरी किस्म की सॉइल है तो आप 1.5 साल तक इसका केयर करें। उसके बाद में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जड़ पकड़ लेगा और उसके बाद पानी का प्रबंध ये पौधा अपने आप खुद करेगा। उसके बाद इस पौधे को खाद कहाँ से चाहिए और पानी कहाँ से चाहिए वो जमीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम पे निर्भर करता है। ये पौधा बाकी के मुकाबले में उल्टा काम करता है। उल्टा कैसे? बाकी सारे पौधे हम जानते हैं कि हम जमीन पे बहुत एफर्ट करते हैं, जमीन में पानी देंगे, जमीन में खाद डालेंगे। इसमें ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं है, अगर करेंगे तो एक्स्ट्रा फायदा आपको मिलेगा। ये पौधा हवा में से नमी को खींचकर अपने अंदर ले लेता है और उस नमी से सारे किस्म के खाद पानी अपने लिए प्रबंध कर लेता है। तो आपका मुख्य काम है इसको जड़ पकड़ा देना। उसके बाद में आप साल में एक बार जाएं, चौथे साल के स्टार्टिंग से लेके साल में एक बार अपने खेत में जाएं, उसको काटें और अपना पैसा बनाएं। काटने के लिए भी किसान को खुद माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं और वो अपने आप काटेंगे। बस आपको फोन करना है कि काट के ले जाएं। कांटे पे उसकी तुलाई होगी। आज के दिन 3 रुपया किलो या 300 रुपया क्विंटल बांस जा रहा है और पर पोल अगर आप बेचेंगे लोकल मार्केट में तो 180 रुपये का एक पोल मिनिमम जा रहा है। उसके ऊपर नीचे का जो कचरा है वो अलग से आपके पास बच जाता है और बांस में कोई वेस्टेज नहीं होता। उसका क्या क्या इस्तेमाल है वो हम फिर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके खाद पानी की। तो आपको मात्र 1.5 साल तक इसको ढंग से सस्टेन करना है। बरसात के मौसम में आपको पानी देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा पानी आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं। आप किसी और सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करके जैसे भी आप इसको पानी देना चाहें आप पानी दे सकते हैं। टैंकर से दीजिए, कैंटर से दीजिए, पाइप से दीजिए, आप ड्रिप इरिगेशन कीजिए, जिस भी तरीके से। लेकिन आप ये ट्राई कीजिए कि वो 1.5 या 2 साल तक पौधा मरे नहीं। वो मरना नहीं है पौधा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, ये झुंडा है, ये एक सरकंडा है जो हमारे खेतों में वीड के तौर पे उगता रहा है। तो ये मरने वाला पौधा नहीं है, बशर्ते कि आप इसको बेसिक पानी देते रहेंगे। जो ही इसने जड़ पकड़ लिया और अपना पहला सूट निकाल लिया उसके बाद आपकी हेडेक खत्म हो जाती है। आपको इसमें कोई भी पानी वगैरह देने का जरूरत नहीं है। अगर आप देते हैं तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। उसके बाद में इसकी लगाने की टेक्निक। लगाने का टेक्निक इसमें सिंपल है। आपको बहुत सारे जो मैंने अपने देश के और बाकी देशों के किसानों से बहुत सारे से बात किया और जो बहुत अनुभवी किसान थे, कोई 25 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के किसानों से बात किया तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि इसको उगाने के लिए लोगों ने बहुत सारी टूल टेक्निक का इस्तेमाल किया और बहुत सारे शेप साइज में इनको उगाया। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप 12 बाई 12 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखिए। 12 बाई 12 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखिए और पौधे से पौधे की दूरी रखिए 4 फीट। ये है परफेक्ट डायमेंशन। इसके अलावा बहुत लोग अलग अलग तरीके से आपको सुजेस्ट करेंगे कि आप 2 लाइनों के बीच में 5 फीट की दूरी रख लीजिए, फिर 12 फीट की, फिर 2 लाइनों के बीच में 5-5 फीट की और फिर पौधे से पौधे के बीच में 4 फीट की रखिए। कोई 3 फीट सुजेस्ट करेगा, कोई 5 फीट करेगा।
वो सारी चल जाएंगी। लेकिन जो मैं डायमेंशन बता रहा हूँ वो इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगले 15 20 30 साल में भी आपको हेडेक नहीं रहे। 15 20 30 साल का बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बांस का पौधा एक बार लगाने के बाद में आपको 70 साल तक मिनिमम फसल देगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक आपको फसल देगा नॉन स्टॉप, बिना रुकावट के। हर साल आप काटते रहिए, हर साल ये बढ़ता रहेगा। हर साल जैसे 10 20 बांस बढ़ गए तो इसमें आप अपना जो मैच्योर बांस है 6 7 8 वो आप काटेंगे, बाकी अगले साल मैच्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी कटिंग चलती रहेगी और आप नॉन स्टॉप इससे इनकम कमाते रहेंगे। उसके बाद में इसको काटने की विधियां और वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं, क्योंकि अभी हम बांस लगाया ही नहीं है, तो काटने का बाद में बात करेंगे। तो उसकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। तो 70 साल का पौधा है तो आपको सोच समझ के ये पौधा लगाना चाहिए। आप अपनी जमीन जिस पे कुछ दिन बाद में घर बनाना चाह रहे हैं, या कुछ दिन बाद में पशुओं का शेड बनाना चाह रहे हैं, या कोई और आप खेती करना चाह रहे हैं, वहां पे इस पौधे को नहीं लगाएं। जहां पे भी आप इसको लगाना चाह रहे हैं वहां पे ये सोच के लगाएं कि आपकी 2 3 जनरेशन इससे आराम से कमा के खाएंगी, और वो बढ़िया तरीके से इसकी देखभाल करें और नॉन स्टॉप इनकम लेते रहें। तो आप जहाँ पे लगाना चाह रहे हैं उसको ढंग से जांच लें उस खेत को। उसके बाद में लगाने के लिए जो सबसे अच्छा जगह है किसानों के लिए, वो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बाउंड्री से। बाउंड्री से अगर छोटे किसान हैं तो अपनी बाउंड्री से चालू करें, चारों तरफ बाउंड्री पे लगाएं। बाउंड्री पे लगाने के क्या क्या फायदे हैं वो हम लोग पहले भी सर्कुलेट कर चुके हैं, फिर से मैं थोड़ा बताता हूँ। कि एक तो ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है, आपके खेत में बाहर से आने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे आपकी रक्षा करता है। पड़ोसी ने अगर कोई केमिकल इस्तेमाल किया है तो वो आपके खेत में नहीं आएगा, आपका खेत ऑर्गेनिक बना रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्म ठंडी हवाएं जब चलती हैं तब आपके खेत की जो फसलें हैं उनमें नुकसान होता है। वो नुकसान आपको बांस के विंड ब्रेकर्स की वजह से नहीं होगा। पशुओं का नुकसान हर खेत में होता है, जो आवारा पशु हैं वो आते हैं और खेती को खराब करता है। तो उससे बचाव आपका बांस आराम से कर लेंगे। लेकिन उसको लगाने के लिए आप थोड़ा डेंस लगाएं, 3 फीट की दूरी पे लगाएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए और एक स्ट्रॉन्ग दीवार बना लें। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग दीवार बनती है कि अगर कोई ट्रक भी इनसे टकरा जाए तो अंदर नहीं आ पाएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी दीवार। तो लगाने के लिए आपको इसकी टेक्निक समझनी पड़ेगी। फिर जो अब बाउंड्री पे लगाएंगे उससे पत्ते गिरते रहेंगे, वो मल्चिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। जो पत्ते गिरते रहेंगे उससे खाद बना सकते हैं, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, जो भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पत्तों को चारे के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पत्ते की जो पत्तियां गिरेंगी उनका चाय बना के आप पी सकते हैं और बाजार में भी बेच सकते हैं। जो आज के दिन 3,000 से लेके 5,000 रुपया का 1 किलो चाय बांस की पत्तियों का बिक रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्वेस्टिंग के टूल टेक्निक सीखने पड़ेंगे, वो बाद की बात है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब पानी आपके खेत में बरसेगा, बरसात होगी, तो ये जमीन को पोरस बना के रखेगा और पूरे के पूरे पानी को जमीन में ये डालने में मदद करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे खेत का पानी है जो रन ऑफ होके पहले बाहर जा रहा था वो नहीं जाएगा, और आपके खेत में नमी बरकरार रखने पे ये पौधा बहुत काम करेगा। इसके साथ में माइक्रोब्स जो आपके खेत में रहते हैं, केंचुए हैं, छोटे जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके लिए एक परमानेंट घर बन जाएगा। क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं बांस की, वो उनको बोलते हैं हेयर रूट्स, बालों जैसी जो उसकी रूट्स होती हैं, बहुत गहरी नहीं जाती हैं, 3 से लेके 3.5 फीट तक वो अपना जाल बनाती हैं। और आप उसके साथ में जो और खेती करना चाहें तो उसके बराबर से आप साल में 1 2 बार जुताई कर दें तो नए सूट्स नहीं फूटेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत आसान टेक्निक है बांस को स्टार्ट करने का। पड़ोसी की तरफ आप 4 या 5 फीट जगह छोड़ सकते हैं, वहाँ पे खाई खोद सकते हैं। अगर आपके पड़ोस में, जैसे मेरे खेत में एक तरफ नहर लगती है एक तरफ सड़क लगती है, तो मुझे कोई जगह छोड़ने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो पड़ोसी का अगर जो साउथ साइड का खेत है साउथ में, तो साउथ में भी आपको जगह छोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी छाया
उसके खेत में नहीं जाने वाली है, लेकिन उस पड़ोसी की तरफ से जो उगने वाले सूट्स हैं उनको आप काटते रहेंगे और उनका अचार मुरब्बा बनाते रहेंगे। वो आप अपने घर के लिए और मार्केट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको एक एक्स्ट्रा कमाई देगा। जो आपकी तरफ बांस के डंडे बढ़ेंगे आप उनको मैच्योर करके काटते रहेंगे, और अपने खेत में अगर आपको कोई हट बनानी है, कोई झोपड़ी बनानी है, पशुओं के लिए कुछ बनाना है, आपको बेल वाली सब्जियां उगानी है, या आपको कोई मचान बनाना है पशुओं से रखवाली करने के लिए, या कोई अनाज रखने के लिए बनाना है आपको कुछ भी, तो आप उनमें भी इस्तेमाल करते रहें और मार्केट में भी उनको बेचते रहें। लेकिन हर साल बेचते जरूर रहें। अगर आप उस बांस से इनकम नहीं लेंगे तो बांस नाराज हो जाता है, वो आपको जबरदस्ती इनकम देता है। अगर आप उसको डंडों को काटेंगे नहीं तो आपस में वो फंस जाएंगे, फिर उससे 1-2 साल बाद में अगर आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा और नए डंडे फूटने भी कम हो जाएंगे। तो आपको बांस को काटते रहना है, आपको ये जबरदस्ती इनकम देगा और आपको लेते रहना है। ठीक है। इसके बाद में 1 एकड़ में, जैसे हरियाणा में 198 बाई 220 फीट का 1 एकड़ होता है, उसमें लगभग 900 के करीब बांस लगेंगे। और 900 के करीब बांस लगाने के लिए जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आप 12 बाई 12 फीट पे लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 4 फीट, और फिर आप इसको लाइनों में लगा लेंगे। लेकिन क्योंकि हम किसान हैं, हर इंच का जमीन का हिसाब रखते हैं, तो फिर जो बीच में 12 फीट जगह बच गई उसका आप क्या इस्तेमाल करेंगे? उसका सबसे अच्छा जो इस्तेमाल है वो स्टार्टिंग के 2 साल तक आप अपनी मर्जी से जो उगाना चाहें वो उगाते रहें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली उस जमीन को इस्तेमाल करें तो बांस से होने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा कमाई आपका बीच का एरिया भी आपको देगा। सपोज आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आप 1 एकड़ से बांस चालू करना चाह रहे हैं। 1 एकड़ में आपने प्लांटेशन चालू कर दिया। 1 एकड़ में प्लांटेशन चालू करने के बाद आप बीच वाली 12 फीट को तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम टिपिकल किसान हैं, बीच वाली जगह हमें यूटिलाइज करना है और जो करना ही चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें आप हल्दी लगा सकते हैं, अश्वगंधा लगा सकते हैं, सफ़ेद मूसली उसमें लगा सकते हैं। आप जड़ वाली छाया पसंद कोई भी सब्जी, फल या जो जड़ी बूटियां हैं वो लगा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अश्वगंधा और हल्दी लगाएं, जो आपको 1 एकड़ से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया इनकम देगी ही देगी। तो 4 से 5 लाख रुपया इनकम अगर किसान को 1 एकड़ से मिल रहा है तो वो एक अच्छा खासा इनकम है। लेकिन जब भी आप जो भी उगाएं उसके लिए मार्केट का साथ साथ में सर्वे करते रहें। हल्दी आराम से बिकने वाला प्रोडक्ट है। अश्वगंधा के लिए आपको उन कंपनियों से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो हर्बल मेडिसिन बनाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, हाथों हाथ उनको लेती हैं, तो बेचने का इसमें भी मुझे आज तक कोई दिक्कत किसानों ने बताया नहीं है। मेरे खेत में अश्वगंधा लगा हुआ है, लेकिन वो वाइल्ड है, अपने आप उगता है, तो मैंने आज तक उसको ज़्यादा हार्वेस्ट करके नहीं देखा है, अपने यूज़ के लिए किया है बस। तो बाकी किसानों से मेरा जो इंटरेक्शन है वो बताते हैं कि अश्वगंधा की मार्केटिंग का दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से फसल चूज कर सकते हैं। उसके बाद बांस जिस खेत में लगा होता है उसमें टेम्परेचर लगभग बाहर के मुकाबले में 5 से लेके 12 डिग्री तक कम हो जाता है। अगर बाहर लू के थपेड़े चल रहे हैं 50 डिग्री के, तो आपके खेत में 38 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि बांस एक ऐसा पौधा है जो हवा में पानी लगातार छोड़ता रहता है और वो हवा से पानी लेता भी रहता है। तो उसकी वजह से आपके खेत में लगातार नमी बनी रहेगी और जो बीच में अंतर्वर्तीय जो फसलें हैं वो भी काफ़ी अच्छी चलती हैं। आप इसमें जैसे पान का पत्ता अगर आपके आसपास में मार्केट है तो ज़रूर लगा सकते हैं। काली मिर्ची लगा सकते हैं बांस के बीच में। ये बड़े होने के बाद में लगाने वाली फसलें हैं, जब 3-4 साल का बांस आपका हो जाएगा उसके बाद में। तो वो अपने एरिया के हिसाब से आप रिसर्च करें और तय करें कि आप कौन सा पौधा वहाँ पे लगाना पसंद करेंगे। उसके बाद में हम किसानों के तौर पे देखें तो कमाई भी हमें चाहिए बांस से। बांस लगाने से अकेला बात नहीं बनेगा। तो अगर आप सिंपल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हर जगह पे अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेट पे आज के दिन आपके साथ में एग्रीमेंट कर रही हैं। कुछ एडवांस भी दे रही हैं, कुछ अलग अलग तरीक़ों से वो एनकरेज कर रही हैं।
तो पहले क्या आपको जो बांस के पौधे हैं उसको लगाने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना चाहिए? तो मैं कहूँगा आपको जेब से पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि नेशनल बैम्बू मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत आपको पैसे सरकार दे रही है। अगर सरकार पैसे दे रही है तो आपको जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सरकार कितने पैसा दे रही है? सरकार मान के चल रही है कि आपको 3 साल इंतजार करना है इस फसल को लेने में, तो आपका मोटा मोटी 240 रुपया खर्च आएगा। 240 रुपया में से 120 रुपया सरकार उठाएगी और 120 रुपया आपको खर्च करना है। तो 120 रुपया सरकार आपको देगी, लेकिन असल में आपको जमीन पे कितना पैसा खर्च करना है वो है कि आपके पौधे कहाँ से मंगवा रहे हैं, कौन सी वैरायटी के मंगवा रहे हैं, उसके हिसाब से मोटा मोटी आपको 50 रुपया या उससे कम में पौधा आपके खेत में पहुंच जाएगा। उसके बाद में आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं सपोज, तो मैक्सिमम 10,000 रुपये में आप सब्सिडी वाला ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर पहले आपके पास कोई और अरेंजमेंट है, आप नालियां बना के सिंचाई कर सकते हैं, तो वो भी पैसा आपको खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपका मोटा मोटा जो पैसा लगता है, आप मानिए 800 इंटू 35, तो ये पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। सपोज आप 900 पौधे लगाना चाह रहे हैं अपने खेत में, तो आप 900 को 50 से गुना करके देखिए, मोटा मोटी कितना हो गया, इंटू 50, 45,000 के आसपास, 45-50 हज़ार मान लीजिए आप पूरा खर्चा। 45-50 हज़ार का आप खर्चा करेंगे और सरकार आपको लगभग 1 लाख रुपए के करीब पे करेगी। तो आपके पास जितना आपने खर्च किया उससे 2 गुना पैसा आपको मिल जाएगा। जो बचा हुआ पैसा है वो आप अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने बीच में उगाने वाली फसलों पे खर्च कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है कि उस पैसे का आप क्या करना चाहेंगे। आप उस फसल में थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप इरिगेशन पे खर्च करना चाहें या फिर खाद पे खर्च करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो आप अपने तरीके से खर्च कर सकते हैं। वो पैसा मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको पहले अपने पौधों की रुपाई करनी है और फिर राष्ट्रीय बांस मिशन में अपनी फाइल ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो आप पौधे कहाँ से लें? केवल अच्छी क्वालिटी के पौधे लें, सर्टिफाइड जिनका जिनोम हो वो पौधे लें, क्योंकि कई सारी जगह से जो हम लोकल नर्सरी से पौधे उठा लेते हैं उसमें कहीं पे आपको डंडी बांस मिल जाता है, कहीं पे ऐसे बांस के पौधे मिल जाते हैं जो डेकोरेटिव हैं, जो सजाने के काम आते हैं, मार्केट में उनका डिमांड नहीं है, तो उनको नहीं लें। फिर आती है बात बांस की वैरायटी के ऊपर। तो वैरायटी कौन कौन से आप लगा सकते हैं? सबसे अच्छा वैरायटी जो मुझे पसंद है और मैंने नॉर्थ इंडिया के लिए जिन वैरायटी को चूज किया है, वो पूरे देश में उगती हैं वो वैरायटी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है बाल्कोआ। बाल्कोआ एक ऐसा बांस है जो अंदर से निगर रहता है, उसमें वज़न ज़्यादा रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बांस होता है, उसमें जो कार्बनिक कंटेंट है वो बहुत हाई रहता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है वो बहुत स्टील के बराबर या उससे ज़्यादा रहती है, और ये हर उस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं बांस का जो बना सकते हैं उसमें। तो बाल्कोआ का आप जरूर इस्तेमाल करें। बाल्कोआ की ही वैरायटी है कटिंगा। कटिंगा से बाल्कोआ बनाया गया है। तो कटिंगा वैरायटी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ लगाएं। आप बाल्कोआ भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंगा क्यों लगाएं? क्योंकि वो आपस में थोड़े थोड़े उसके सूट्स होते हैं, कांटे होते हैं, कांटे नहीं होते हैं, और टहनियाँ जैसी फैली होती हैं, वो आपस में फंस जाती हैं, जिससे कोई जानवर आपके खेत के अंदर नहीं आएगा, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाड़ उसकी बनती है। तो उसको कांटे वाला बांस बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम कटिंगा बांस रखा हुआ है। उसके बाद में आप ये भी तय कर सकते हैं कि आप अपने खेत में कौन सा कुटीर उद्योग लगाएंगे, और उसके बेसिस पे भी आप अपनी बांस की वैरायटी तय कर सकते हैं, और आप मार्केट का सर्वे करके अपने लिए बांस की वैरायटी तय कर सकते हैं।
अगर कोई किसान भाई खाद्य पदार्थों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो एक वैरायटी है अल्सर, जिसका आप अचार और मुरब्बा स्पेसिफिकली वो उसी काम के लिए आती है। अचार मुरब्बा बनाने के लिए एक दो और भी वैरायटी आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैरायटी के बारे में मेजर चीज़ें थी। इसके अलावा भी आपको कम से कम इसकी 1260 वैरायटियाँ हैं, 1260 प्रजातियाँ हैं। तो हर कोई आपको अलग अलग इनके नाम बताएगा, अलग अलग उनके गुण सूत्र बताएगा, लेकिन मेजर इन वैरायटियों पे आपको फोकस करना चाहिए। बैम्बूसा बैम्बूस भी है इसमें, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आप ज़्यादा नामों के पीछे कंफ्यूज हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भीमा बांस भी इसको बोलते हैं, तो कोई आपको भीमा बांस से बोलेगा या कोई अलग अलग नामों से, तो आप इन वैरायटियों पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद में आपने राजस्थान में एक जगह का नाम सुना होगा, बांसवाड़ा। वो बांसवाड़ा नाम क्यों पड़ा? बहुत सदियों पहले, 3-4 सदियों पहले उसका नाम पड़ा है ये, क्योंकि वहाँ बांस अनलिमिटेड होता था। इतने ज़्यादा बांस होते थे कि हद नहीं, और वो सारे राजस्थान और आसपास के एरिया में बांस की सप्लाई करने के लिए काफ़ी था। लेकिन उसको लोगों ने कॉटन की खेती करने के लिए, और जो अंग्रेज़ों ने कॉमर्शियल खेती वहाँ पे सिखाई, वहाँ पे बांस उन्होंने कटवा दिए और बांस की जगह पे कॉमर्शियल खेती करवा के बांस खत्म कर दिया। तो राजस्थान में बांसवाड़ा बांस के लिए फेमस है। एक बार म्यूट करके रखें, हम फिर डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा राजस्थान के अलावा हरियाणा में बहुत सारी जगह, मेरे गांव के आसपास में बहुत सारी जगह मैंने बांस के पौधे ढूंढे, और एक बांस का पौधा 1 ट्रक भरने लायक बांस पैदा कर चुका था। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे पौधे ढूंढे जो रेतीली ज़मीन है, जहाँ पे पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है या बरसात का पानी ही मिलता है। तो बरसात के पानी से बांस के पौधे बहुत अच्छे तरीके से पैदा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी ज़मीन में ये पैदा हो रहे हैं, किसी भी किस्म के पानी से पैदा हो रहे हैं, खारा सा खारा पानी भी इसको आप दे सकते हैं, तो भी ये पौधे चलेंगे। 5000 TDS तक इसका ट्रायल हो चुका है, उससे ज़्यादा खारा पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। तो आपके पास कैसा भी पानी है वो चलेगा। इसके अलावा होशियारपुर एक जगह है अपना पंजाब में, वहाँ पे भी एक वैरायटी मिलती है बांस की, जिसका नाम है मगर बांस। उसका साइंटिफिक नाम कुछ और है, लेकिन लोकल भाषा में मगर बोलते हैं उसको। हेलो। तो वो बहुत हैवी बांस होता है, और वो बहुत कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कोई बोल रहा था बीच में? अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे, बस 2 मिनट मुझे और दीजिए। इसके अलावा इसके जो बांस से संबंधित बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि बांस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तो रोटी कपड़ा के बारे में हमने बात किया, खाने के बारे में बात किया, बांस से वो सारी चीज़ें बन सकती हैं। फर्नीचर, क्योंकि आगे आगे लकड़ी पे पाबंदी लगने वाली है, तो फर्नीचर पूरा का पूरा बांस पे शिफ्ट हो रहा है। प्लाई उद्योग पूरा का पूरा बांस पे शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ में कपड़ा उद्योग बांस पे शिफ्ट धीरे धीरे हो रहा है। फिलहाल अमीर लोगों के लिए हो रहा है, धीरे धीरे बाकी सब लोगों के लिए भी हो जाएगा। इसके बाद में दवाइयाँ, इसकी बहुत किस्म की दवाइयाँ बनती थी पहले, अभी दोबारा से बनना चालू हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास पहले प्रोडक्ट ही नहीं था, तो बनेंगे किस चीज़ से। इसके साथ में प्लास्टिक का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। प्लास्टिक का टोटल रिप्लेसमेंट बांस है। जो भी चीज़ आप प्लास्टिक का सोच सकते हैं वो सारी बांस से बन सकती हैं, ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं, ड्यूरेबल बन सकती हैं। मैंने बांस के स्पीकर भी बनाए हुए हैं, ये शायद आपको दिख जाए, ये बांस का स्पीकर है। तो इसमें सिंपल आप फ़ोन रख देंगे, बीच में एक कट लगाएंगे, और इस कट में आप अपना फ़ोन रख देंगे और इसमें गाना वगैरह बजाएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है। बांस के टूथब्रश बन सकते हैं, जो हम आज के दिन प्लास्टिक के इस्तेमाल कर रहे हैं। कप बन सकते हैं, बोतल बन सकती है, बाल्टी बन सकती है। आप जिस भी प्लास्टिक की चीज़ का नाम लेंगे, स्ट्रॉ बन सकती है, जो घरों में चिमटियाँ लगाते हैं, बर्तन बनाते हैं, जो भी चीज़ आज के दिन प्लास्टिक की बन रही है, वो सारी की सारी बांस से बनेंगी। क्यों बनेंगी कि 2022 जनवरी से
प्लास्टिक जो फर्स्ट हैंड प्लास्टिक है उसके ऊपर भी बैन लग रहा है, क्योंकि ये क्लाइमेट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। प्लास्टिक एक बार पैदा होने के बाद में 4000 साल तक भी ये रह सकता है, और इसके जो अणु हैं प्लास्टिक के वो अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। 400-500 साल पहले ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो अगर ये टूथब्रश ही अगर हम बांस से बनाना चालू कर दें तो बहुत बड़ा भला हो जाएगा प्रकृति का। इसके बाकी जो यूजेस हैं वो भी हम बात करेंगे। फिर तेल। तेल एक ऐसा चीज है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, गाड़ियों में डालना है हमें, और वो हम सारा इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से। तो एथेनॉल, सीएनजी और बायोडीजल, ये सारा हम बांस से बना सकते हैं। फिलहाल इंडिया में गन्ने से बन रहा है, राइस से बन रहा है, और राइस की स्ट्रॉ से बन रहा है। लेकिन अभी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो बांस से भी ये बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। चाइना, जर्मनी और जापान, ये 3 कंट्री हैं जो इसके मास्टर हैं आज के दिन। इंडिया में क्योंकि प्रोडक्शन उस लेवल का जो औद्योगिक बांस है, अच्छा क्वालिटी का बांस है, अच्छी स्ट्रेंथ का बांस है, वो नहीं है, इसलिए इसकी इकाइयाँ ज़्यादा लगी नहीं हैं। 2-3 जगह पे इसके ट्रायल हो चुके हैं और छोटी इकाइयाँ लग चुकी हैं। लेकिन बड़े लेवल की इकाइयों के लिए आपको कम से कम 300 एकड़ का बांस चाहिए। तो अगर आसपास के किसान मिल के एक अपना कंपनी लगाना चाहें तो फार्मर प्रोड्यूस कॉरपोरेशन या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आप बना के एफपीओ रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको 200 करोड़ रुपया तक सरकार फंडिंग बिजनेस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो टैक्स रिबेट है वो आपको मिलेगी। और आपको बहुत सारा जो फंडिंग है वो भी अलग अलग स्कीम में आपको मिलती है, और जो छूट है आपको जो सब्सिडीज हैं वो भी मिलती है। वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, पहले बांस उगाने पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इसके ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। जो सबसे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो बांस से बन रहे हैं, बांस के चारकोल से बन रहे हैं। 500 रुपया किलो ये अभी बिक रहा है। चारकोल के साथ में इसके कोयले बनते हैं, पैलेट्स बनती हैं, और कोयले से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है जलाने में। तो खाना बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ लाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर बांस की पैलेट्स हमारे पास हैं तो। चाय, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। इसके साथ में इसके सुगंधित तेल बनते हैं, इत्र बनते हैं, और ये हवा में पानी डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जो ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं या रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी बांस की अलग अलग वैरायटी लगाई जा रही है, जहाँ से उस एरिया में एक नेचुरल ठंडक बनाई जा सके और एयर कंडीशन के जो बैड इफेक्ट हैं उसको कम किया जा सके। इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। इस लेक्चर को हम 10 घंटे 20 घंटे भी चला सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए, और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन को चालू करेंगे। मैं आपको इसके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं उसका लिस्ट वगैरह मेरे पास है, वो मैं आपको भेजता रहूँगा। तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चालू किया जाए। जी विनोद सर जी। इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं बांस के प्रोडक्ट बनाने के लिए? बांस के प्रोडक्ट तो तब बनाएंगे जब हमारे पास एक साइजेबल बांस होगा, और बांस की ट्रेनिंग अरेंज किया जाएगा। जयपुर में एक कंपनी है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जो जयपुर में एक कंपनी है वो भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ट्रेनिंग देते हैं। चंडीगढ़ में हमारे कुछ आर्टिस्ट साथी हैं जो अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट बना रहे हैं बांस के, और भी बहुत कुछ वो बना सकते हैं, लेकिन बांस का प्रोडक्शन बहुत कम है नॉर्थ इंडिया में, और उनको जो डिज़ायर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी है वो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वो बांस के प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। मैं जैसे यहाँ की हाँ, जो फर्नीचर जैसे है हमारी बांस का उसका डिमांड बहुत हाई है। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बांस का पोल अगर आप सीधा मार्केट में बेचेंगे तो आपको मिलेगा 180 रुपया। अगर आप उसी बांस के पोल को प्रोसेस करके बेचेंगे, फर्नीचर बना के बेचेंगे, तो आपको मिलेगा 3000 रुपया। अगर उसी को चारकोल बना के बेचेंगे तो आपको 500 रुपया किलो में वो बिकेगा। अगर उसी की आप मेडिसिन बनाते हैं या फिर सॉल्ट बनाते हैं तो और ज़्यादा आपको मुनाफा इसमें होगा। तो मैं एनकरेज करता हूँ फार्मर को कि कभी भी बांस को सीधा मार्केट में ना बेचें। अगर आपके पास बहुत बड़ा क्वांटिटी है तो बेचेंगे ही,
लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसका हमेशा प्रोसेसिंग करके बेचें। तो प्रोसेसिंग के लिए आप जब बांस लगाए हुए आपको 2 साल हो जाएं, तो तीसरी साल आपको तैयार रहना चाहिए। और बांस में अपने खेत में एक जगह बिल्कुल निर्धारित करके रखें पहले से, कम से कम 1 कनाल एरिया, जहाँ पे आप बांस के अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। और क्योंकि प्लास्टिक पे पाबंदी लग रहा है, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर आने वाला है। जो बांस के जो छोड़े उतरते रहते हैं चारों तरफ से, उसके आप कटलरी, प्लेट, डिस्पोजल आइटम, ये सारा चीजें बना के मार्केट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक चीज और पूछनी है कि ये नोएडा के पास यूपी में कहीं इसकी ट्रेनिंग होती है? फिलहाल नॉर्थ इंडिया में इसकी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छे ट्रेनर को जोड़ने का। तो हम ऑनलाइन ट्राई करेंगे। अगर सब लोग जितने भी चाहें वो बता देंगे एप्लीकेशन पे या फिर हम व्हाट्सएप वगैरह पे, तो हम ऑनलाइन ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर। क्योंकि सर जैसे हम फार्मर्स हैं तो हम ज्यादा दिन के लिए बाहर जा नहीं सकते हैं हाँ, और ऑनलाइन गाय भी करेंगे। रखी हुई हैं, तो इसलिए अगर वहीं ऑर्गेनाइज हो सके, अगर कुछ किसान मिलके एप्लीकेशन करें हाँ, ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए अप्लाई कहाँ करना होगा सर? फिलहाल तो आप मुझे ही बता दीजिए, मैं आपको आगे इसका पूरा प्रबंध करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अपना पूरा लाइफ इन्वायरमेंट को डेडिकेट कर चुका हूं। तो इन्वायरमेंट के लिए जो भी सबसे अच्छी चीज़ें होंगी, उनको सबको मुझे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो सारी दुखों की दवा मिल जाएंगी आपको। ठीक है सर, तो फिर पौधा पौधा लाएंगे कहाँ से? पौधा हम लोग नॉर्थ ईस्ट से मंगवा रहे हैं। जिसको जितने पौधे चाहिए वो एडवांस में थोड़ा बताना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कम पौधों के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए मैंने जिन लोगों से कांटेक्ट करके रखा हुआ है वो बहुत बड़ा क्वांटिटी में ही बेचते हैं, तभी वो फिजिबल है किसान के लिए, नहीं तो उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मैं वो सारे कांटेक्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और फिलहाल पौधा जो है, आप जैसे आपके एरिया में 2000-3000 पौधों की ज़रूरत है, तो 2-3 किसान मिलके या अकेला किसान लगाना चाह रहा है, जैसे मैं अपने एरिया का बड़ा किसानों में हूँ, तो मैंने 5000-10,000 पौधे एक बार में मंगवाया, तो मुझे सस्ता पड़ेगा। अगर आप थोड़े थोड़े मंगवाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो तो सर इसलिए आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट नंबर इस पे है, ऐप पे भी रहेगा। और मेरा ईमेल आईडी भी मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूंगा। और मुझे फ़ोन तो उठाने का फुर्सत नहीं रहता है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं ज़रूर जवाब दूंगा सभी को। साथियों, विनोद जी हमारे साथ मोबाइल ऐप पे भी जुड़े हुए हैं, उसका लिंक मैंने अभी शेयर किया है ग्रुप में, और आप लोग उनसे जुड़िए। आगे हो सके तो विनोद जी कुछ ट्रेनिंग का भी प्रबंध करते हैं इसके लिए। और अभी अगला ये सुरेश यादव जी हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सुरेश यादव जी। जी नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है, गांव धनाना भिवानी से बोल रहा हूँ। हाँ, आप अगर मेरे आपका फार्म हाउस देखना चाहें तो हिसार में कहाँ पड़ता है? मेरा है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही सर। सिवानी मंडी जो अपना रेलवे स्टेशन है, उससे छिपदी तरफ में चलेंगे तो 1.5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है ढाणी रामजस। अच्छा जी। मेरा गांव है ढाणी रामजस, सिवानी से मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर है। जी। और प्रोफेसर विनोद चौधरी का खेत पूछेंगे तो आपको कोई भी बता देगा वहाँ पे। तो विजिट कब कर सकते हैं सर उसमें? संडे को या कोई खास दिन होता है? नहीं नहीं, सभी दिन ओपन है, आप जब मर्जी जा सकते हैं। लेकिन मुझे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, ताकि मैं उधर किसी को बोल के रखूं, क्योंकि मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होऊंगा। मैं जब अवेलेबल होऊंगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा सभी को कि मैं आज वहाँ पे हूँ और आप विजिट करें, तो मैं आपको पूरा स्टोरी उस दिन बता सकता हूँ। तो वर्कर और वहाँ सर पे एक रहे। बात ये पूछना चाह रहा था मैं, मेरे खेत में 3 महीने पानी आता है ऊपर से नीचे। हम्म। क्या उस खेत में बांस लग सकता है? हाँ बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन का पानी ऊपर आता है, सेम आता है, क्या आता है? हाँ, सेम भी आता है और चल के भी आता है दूसरों के खेत से। मेरा खेत नीचा है और हाँ, फर्स्ट गांव के फर्स्ट में पड़ता है, खेतों के लास्ट में पड़ता है, तो सारे खेतों का पानी मेरी तरफ आता है बारिश के 3 महीने। तो आपकी लॉटरी लग गई समझिए। वो ज़्यादा अच्छा है,
एक अपने खेत में बीच में थोड़ा गड्ढा करके रखिए गहरा, और उसी पानी को इस्तेमाल कीजिए, वो सबसे अच्छा पानी है। नहीं, तो पानी ये तो भरा ही रहे, गोड्डा पानी तो भरा ही रहे, 3 महीने गोड्डा पानी रहेगा उसमें। हाँ, वो फिर तो बेस्ट है, आपका खेत तो अल्टीमेट रहेगा बांस के लिए। बांस को अगर 1.5 साल तक भी आप 1.5 साल के तजुर्बा है कि 1.5 साल तक भी पानी में डुबाए रखेंगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और इसका लगाने का समय कौन सा है सर? जनवरी को छोड़ के 15 आप ये मानिए दिसंबर से लेके और 15 फरवरी के बीच को छोड़ के बाकी साल भर जब मर्जी लगाइए आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आपका व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करिए सर। हेलो सर, पौधा लगाते समय उर्वरक का भी आपका प्रयोग व्हाट्सएप करेंगे। नंबर शेयर करें। हाँ साथियों, एक एक करके सवाल पूछते हैं। व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ अभी यहाँ पे ग्रुप में। ये दुहान मशरूम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपका सवाल? हाँ जी सर, हाँ जी। सर जैसे सर ने बताया था, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मेड के ऊपर लगाने के लिए बोला था, एक बार सर कहीं गए हैं, 1 मिनट के बाद पूछते हैं। सर जैसे आपने बोला कि मेड के ऊपर जो आप बांस लगाते हैं, हमने जैसे बागवानी कर रखी है, उसके चारों तरफ मेड के ऊपर लगाएं तो कोई दिक्कत रहेगी क्या? उनको पेड़ों के ऊपर जो छाया गिरेगी उससे क्या दिक्कत रहती है? तो क्या वहाँ बागवानी के चारों तरफ लगा सकते हैं या नहीं? हाँ, बागवानी के चारों तरफ जरूर लगाना चाहिए, उसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। सर जैसे और लंबी हाइट ले लेगा तो वो उन पौधों को छाया पड़ेगी तो दिक्कत नहीं देगा? हाँ, उस डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन से आपको छाया गिरेगी। बाकी किसी भी डायरेक्शन में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ जी सर, दोपहर का जो टाइम रहता है वो तो ऊपर से ही रहता है, जो सूरज रहेगा वो ऊपर से ही आएगा, तो कोई दिक्कत मैं सर हमारा आवाज नहीं बोलना। जी आपके हेलो, पौधे मिल जाएंगे सर? मैं भी हिसार से ही बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास से कुछ पौधे लेना चाहें अभी। हाँ, मिल जाएंगे। हेलो जी बताइए। हाँ जी सर, लेंगे आप मेरा क्वेश्चन? हाँ सुरेश जी, हाँ जी, इधर ही हूँ, बताइए। मैं फोन ये बात लगा रहा हूँ। हाँ सर, मैंने बो रखा है बांस। हाँ, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, बागवानी कर रखी है। मेरा TDS है 7,000 से अबाऊ। हाँ, तो उसमें मैंने मार्च में लगाया था, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करता, नवाचार हर तरह के अलग अलग, जैसे ड्रैगन फ्रूट वगैरह हर तरह के फ्रूट लगा रखे मैंने। तो उसके साथ मैंने बांस भी लगाया। बांस अच्छे लंबे जा रहे हैं मेरे, लगभग 20 फुट से अबाऊ। 7,000 TDS के पानी में? हाँ जी, तो मैंने 3-4 पानी दिए थे उसके गर्मियों में। हाँ, मैं बस एक्सपेरिमेंट पे देखना चाहता, यहाँ बांस कामयाब है। रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ मैं, प्रॉपर रेवाड़ी के पास ही गांव है मेरा। हाँ, तो बड़ा अच्छा, मैंने एक फोटो भी डाल रखी थी। आप तो खुद एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो फिर आपको बताने का जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आप 5,000 TDS कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि ये, और इसको न खाद दिया है मैंने आज तक कभी भी, न खाद की जरूरत है न पानी की जरूरत है इसको। खारा पानी इसके लिए खाद का काम करता है। हाँ, ये मैंने तीन चार खारा भी है, कड़ा भी है मेरा पानी तो, और तेलिया भी है जी, जो फसल के लायक ही नहीं है। तो आप फिर बाकी फसलों में माथापच्ची छोड़ के इसी पे आ जाइए। हाँ, ये कर रहे हैं, अब की बाउंड्री से देखते हैं। लेकिन तो ये चौमासा में लगाने पड़ेगा ना सर? ऐसा है, हमें चौमासा में लगाना पड़ेगा, वर्षा ऋतु में। हाँ, वर्षा ऋतु में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे आपके खारा पानी में भी चल जाएगा, किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं, बस इसको नमी रहना है और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है सर, क्योंकि अब तो फिर उतने वो कामयाब नहीं होगा, सर्दी आ जाएगी, अब तो पाड़े की शिकायत भी आएगी। और हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, मैंने इसको क्लोन विधि से तैयार करने का भी वो की है। एक और मैं बताऊं आपको, मैंने अब के क्लोनिंग मेथड से इसको उगाने की कोशिश की और कुछ उगे भी हैं मेरे, तैयार भी हो गए। हाँ, तो हम यहाँ पर ही अपने क्लोन विधि। हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपका सवाल समझ गया। क्लोन हम आप ये क्लोन विधि या गुट्टी विधि से हम यहीं पर तैयार नहीं कर सकते हैं इसको? हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया। ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार जो क्लोन से तैयार किया गया पौधा है वो उतना अच्छा नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग में आप हमेशा ट्राई करें अच्छी वैरायटी के पौधे ही। हेलो, हाँ जी, बोलिए जी। एक एक कर सवाल पूछते हैं, हाथ उठाएं, बहुत लोगों ने हाथ उठा रखा है। प्रदीप कुमार जी हैं?
प्रदीप कुमार जी, वेंकट शर्मा जी। हाँ जी। हाँ जी, सवाल पूछे। यस सर। हेलो वेंकट सर, मैं वेंकट बोल रहा हूँ। जी। ये मेरे खरगोन एमपी में मेरी जमीन है और मेरे पास करीब 10 एकड़ के आसपास जमीन है। हाल फिलहाल में मक्का वगैरह लगा रखा है उसमें। तो बाउंड्री के पर्पज से मुझे आप थोड़ा सा एक गाइड करें, और जो सब्सिडी वगैरह का जो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सॉरी, तो ये जो पहले का सेशन में मुझसे जो छूटा है वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो उसको मैं कैसे ले पाऊंगा। हाँ, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, वो वो आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। जी। तो उसके बाद फिर मेरे जो क्यूरीज आएंगी बाद में, तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूंगा सर। थैंक यू सर। जी जी। हेलो हेलो जी, बताइए। हाँ जी, शिवेंद्र, हेलो हेलो हेलो, हाँ, प्रदीप कुमार जी हैं? प्रदीप कुमार जी, सर हेलो बोल रहा हूँ सर। हाँ, प्रदीप कुमार जी, आप? बोल रहे हैं सर। हाँ जी। हाँ जी सर, मैंने बागवानी लगा रखी, मैंने उसके चारों तरफ सोच रहा था बांस लगाने का। देखो, बागवानी में जरूर लगाना चाहिए आपको। बागवानी का फायदा क्या है? बागवानी में लगाने का आपको गर्मी सर्दी से पौधों को बचाव होगा। अचानक से तेज हवा के थपेड़े आते हैं तो बहुत बार, जैसे मेरे दोस्त के खेत में अमरूद के पौधे गिर गए थे, उसको काफी बड़ा नुकसान हुआ। तो इस तरीके वाले नुकसान से आप बच जाते हैं। कई बार फल झड़ने की शिकायतें आती हैं, उससे आप बच जाते हैं। और ये नेचुरल एक विंड ब्रेकर भी है। इसके अलावा भी इसके 50 इस्तेमाल हैं। तो आप बागवानी में भी जरूर इस्तेमाल कीजिए। और खेती में अगर आप आम खेती करना चाह रहे हैं, बांस की खेती पूरा तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं, तो 100 फीट की दूरी पे अपने खेत में बांस जरूर लगा लीजिए। उससे आपके नेचुरल विंड ब्रेकर और जो नेचुरल तरीके से आपके खेत की प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो सारी हो जाएगी। और जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और जो चीज़ें पनपनी चाहिए खेत में, वो सारी भी हो जाएंगी। और पानी भी ज़मीन में जाना चालू हो जाएगा, पोरस हो जाएगी ज़मीन। तो 100 फीट की दूरी पे खेत में ज़रूर लगा लें, इन केस आप कंप्लीट बांस की खेती पे नहीं आना चाह रहे हैं। और स्टार्टिंग में अगर आपके पास बड़े किसान हैं तो आप जितना मर्जी बांस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे किसानों के लिए मेरा सुजेशन है कि वो अपनी ज़मीन के 5वें हिस्से या 10वें हिस्से से बांस की खेती चालू करें, पहले बाउंड्री और फिर अंदर की तरफ। तो सर उससे मैं बाउंड्री पे ही लगाना चाहता हूँ। हाँ। और ये प्योद मेरे को कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? वो मैं व्हाट्सएप पे आपको डिटेल शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी। हेलो हाँ जी। लोकेंद्र जी, लोकेंद्र जी, हाँ, हेलो लोकेंद्र जी, हाँ, हाँ सुन सर, रहे हैं? नमस्कार। विनोद जी मेरा एक था हेलो कि हेलो हाँ प्रकाश विनोद जी, जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। एक करके साथियों, एक करके। एक एक से प्रश्न करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा जी। मेरे ख्याल से। सर मेरा निवेदन है, यदि चैट बॉक्स में प्रश्न ले लेंगे तो कंटिन्यू चलते रहेंगे और व्यवधान भी नहीं होगा सर, प्लीज सर। हाँ, चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चन डालते रहिए। हाँ, लोकेंद्र जी, आप पूछ रहे थे। कर दो इसको। हाँ, मेरा ये बम्बू मिशन से 1 एकड़ में बांस लगाए हैं, तो हमको 300 बांस लगाने का बोला 12 बाई 12 पे। हेलो, 1 एकड़ आपका कहाँ का है? मैं साइज क्या है? अलीराजपुर एमपी से। हाँ, अलीराजपुर एमपी से मैं बोल रहा हूँ। साइज क्या है? ये देसी बांस लगवाया हमने, 300 पौधे दिए हमको फॉरेस्ट से। बोले कि 12 बाई 12 पे लगाओ। आप बोल रहे हैं कि 12 बाई 12 की लाइन और 4 बाई 4 पे लगाना है। हाँ, अगर आप कॉमर्शियल खेती करना चाह रहे हैं तो यही तरीका है। हाँ जी। और जो हाँ, फॉरेस्ट कॉमर्शियल करना। डिपार्टमेंट वाले जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, वो आपको सुजेस्ट करते हैं कि आप बीच में दूसरा खेती करेंगे, इसलिए वो अच्छा। आपको 12 बाई 12 फीट पे लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये अच्छा, मुझे अच्छी वैरायटी और कहाँ, इसके बीज कहाँ मिलेंगे? हमें खुद नर्सरी तैयार करना चाहता हूँ। नहीं, बीज से आप नहीं लगाइए स्टार्टिंग में, क्योंकि बीज अच्छा। से लगाने से आप तो पौधे कहाँ अच्छी वैरायटी कहाँ मिलेंगे? आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा है। मैं कहाँ से सबसे अच्छे पौधे मिलेंगे, 2-3 किसान आपके आसपास में जो होंगे उनको क्लब करके और जो पौधे भेजेंगे मैं उनको आपका नंबर दे दूंगा और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे फिर। जी, विजय सिंह जी हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। बोले जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, हमारे जैसे
ये नीचे से चोवा बन जाता है इसमें बारिश के मौसम में, तो चोवा का पानी भरा रहता है, उसमें हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको अगर आप पूरा भी पानी में डुबो के रखेंगे 1-1.5 साल तक तो भी कुछ नहीं बिगड़ना है। आपने हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना होगा, जहाँ पे हाँ बम सर। गिराए थे अमेरिका। हाँ हाँ हाँ। वहां पे एकमात्र पौधा बचा था, कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, फसल, गाड़ी, बंगला कुछ भी नहीं बचा था। और कुछ दिनों के बाद में वहां पे एक पौधा निकला था, केवल बांस था, इसके अलावा कोई भी चीज वहां पे सरवाइव नहीं किया। तो ये बांस ऐसी चीज है जहाँ पे एक बार लगा दिया तो इसका सर्वाइवल 100%। अच्छा विनोद विनोद जी, यदि आपका चरखी दादरी की तरफ चक्कर लगे तो प्लीज फार्म पर थोड़ा टाइम देना, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं बता देता हूँ ज्यादातर किसानों को कि क्यों एक बार के राउंड में मैं 700-800 किलोमीटर घूम के आता हूँ। तो जब भी आएंगे आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। सर एक चीज पूछनी है, आपने बताया था ना कि ये पशुओं को भी खिला सकते हैं। अब जैसे हमारे पास देसी गाय हैं तो उनको इसकी पत्तियां खिला सकते हैं क्या रेगुलरली? हाँ बिल्कुल खिला सकते हैं, और इससे आपको जो फायदा होगा वो ये होगा कि इससे एंटी एजिंग मिल्क मिलेगा, और जो बैक्टीरिया है गाय के गोमूत्र में और गोबर में वो भी इंक्रीज हो जाते हैं इससे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है बांस। इसके साथ साथ में अगर आप पशुओं को खिलाने के लिए मोरिंगा लगाएं तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली सर अभी जो हम खिलाते हैं ना गायों को पत्तियां बांस की, वो सिर्फ इसकी जेर गिराने के लिए खिलाते हैं कि जेर निकल जाए। तो ये इसका कोई नुकसान तो नहीं होता अगर रेगुलर खिलाएं तो? नहीं, अभी तक तो कोई नुकसान मुझे किसी ने बताया नहीं है। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, वो उनके पशु रेगुलर बेसिस पे बांस की पत्तियों पे ही चरते हैं। और कितनी मात्रा दे सकते हैं एक बार में? मात्रा का तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पे नॉर्थ इंडिया में कोई खिला रहा है, क्योंकि अब पौधे नए हैं तो यहाँ पे कोई खिला नहीं रहा है। मेरे पड़ोसी के खेत में एक जगह पे लगा हुआ था, वहाँ पे गाय खाती रहती थी, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया उससे। और वो खुली घूमती है गाय, तो अपनी मर्जी से खा के छोड़ देती थी वहाँ पे। जी अगला सवाल राजेंद्र जी का है, राजेंद्र ठाकर। राजेंद्र जी, शिवेंद्र जी हैं? यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेशनल बैम्बू मिशन में फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं? जिला में उन लोगों ने मना किया हुआ है कि इस जिले में ये मिशन नहीं आया है। उसमें 2 तरीके हैं। एक तो उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है नेशनल बैम्बू मिशन में, वहाँ पे आप डायरेक्ट लगा के और उसके बाद में आप अपलोड कर सकते हैं। और जो आपके फॉरेस्ट अधिकारी हैं या एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनको भी ये जानकारी आया हुआ है। इसके अलावा देश में कहीं पे भी कोई भी बांस उगा सकता है नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर, और उसको सब्सिडी मिलेगा। तो उसके लिए आप संपर्क किया था, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर आपके जिले में स्कीम नहीं है। हाँ वो मना करेंगे। तो उसका मैं दूसरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप डायरेक्ट नेशनल बैम्बू मिशन की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे कि मैंने इस जगह पे इतना इतना बांस लगाया है, कृपया आप अपने ऑफिसर को भेजिए, चेक करवाइए और मुझे सब्सिडी दीजिए। तो वो फिर चेक करके जाते हैं, उसमें आपका जमीन का फर्द और बाकी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे। ओके सर। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि खेत की मेड़ पर जो पेड़ लगाएंगे तो उससे पशु खाएंगे उसको, क्योंकि इसका पत्ता पशु खाते हैं, तो मेड़ से अंदर लगाना पड़ेगा तो जगह का वेस्टेज होगा सर। तो स्टार्टिंग में जब छोटा पौधा है ना तभी आपको देखभाल करना है उसका, साल 1.25 साल तक। उसके बाद में आपको कोई हेडेक नहीं है, जितना मर्जी पशु खाएं उससे कोई खत्म नहीं होने वाला है, ये ज़्यादा ही बढ़ेगा उससे। और बाहर की तरफ से जितना खाएंगे उससे आपका जो पड़ोसी की तरफ आपका जो बढ़वार रहेगा वो थोड़ा कम हो सकता है, तो आपका हेडेक भी कम हो जाएगा वहाँ पे। और ज़्यादा जो आवारा पशु हैं वो इसको डायरेक्ट खाना पसंद कम करते हैं, क्योंकि ये इसके जो सूट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ऊपर निकल जाते हैं और उनको खाने के लिए बहुत देर तक मुंह मारना पड़ता है। तो जो बकरियां हैं वो उनका पसंदीदा भोजन है, तो कुछ दिनों तक आपको बकरियों से इसको सेव करना है। थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद में आप जो मर्जी जानवर इसके बीच में घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल सर। और सर बागवानी अगर हम लोग कर रहे हैं, उसमें मेड़ पर अगर हम लोगों ने मालाबार, नीम और महोगनी और चंदन लगा रखा है, तो उनके बीच में भी इनको लगा सकते हैं सर, कि नहीं लगा सकते? चंदन लगा रखा है और महोगनी का डेंसिटी हाई है, तो फिर लगाने का फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जगह ज्यादा ले लेगा। अगर आपके पास कोई 15 फीट का स्पेस, लगा हुआ है सर। हाँ, अगर चंदन अभी है तो उनको 15 फीट का लगा है। चंदन के बीच में नहीं लगाना चाहिए, ओके सर, ओके। क्योंकि Thank you, चंदन sir. को ओवर पावर कर जाएगा ये बहुत जल्दी हेलो बढ़ता है ना, चंदन बहुत जी, स्लो बढ़ता है। आपके जी मैं इधर आपके पास से ही हूँ, आपके गांव के पास से। तो इधर आपके यहाँ कोई वो ट्रेनिंग कैंप या कुछ ऐसा होता है क्या, जो कौन हम से ज्वाइन गांव, कर पाएं कभी? क्या जी? कौन से गांव से? मैं सिंगरान से हूँ जी, मेरे मामा डानी रामदस में हैं। हाँ, आराम से आप मेरे खेत पे जब मर्जी आ सकते हैं, आपको पता ही है, डाणी मिट्टी की तरफ से एंट्री करते ही पहला खेत अपना ही है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं होता क्या कि जैसे ट्रेनिंग कभी कोई देते हो, जैसे कुछ ज़्यादा लोग आए, आप जैसे आज समझाया हाँ ऐसे समझते हो कोई महीने में हाँ, कोई अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, और कुछ दिन बाद में हम ऑफलाइन चालू कर देंगे, तो फिर मैं मैसेज छोड़ दूंगा सभी को। ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब। सर हेलो। किस किस की ट्रेनिंग देते हैं सर? हाँ, किस किस क्रॉप की या प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देते हैं सर? मैंने फिलहाल अपने खेत में सागवान लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे 12 साल बाद में 15 करोड़ रुपया चाहिए, तो 3 एकड़ में मैंने 1700 पौधे अपने यहाँ पे सागवान लगाया है। उसके 8 साल बाद में फिर मुझे 15 करोड़ रुपया चाहिए, तो उसके लिए फिर से वो सागवान की कटिंग कर सकते हैं। मुझे सालाना इनकम चाहिए, इसलिए मैंने 8 एकड़ में बांस लगा दिया, और बाकी खेत में भी मैं लगा रहा हूँ। तो पर एकड़ मुझे 4 लाख रुपए के करीब, 4 से 5 लाख रुपया रो बैम्बू में बेचूंगा, तो उससे मिल जाएगा। तो तकरीबन 40 लाख रुपया मुझे यहाँ से आना चालू हो जाएगा 8 एकड़ से। तो इसके बाद में मुझे रेगुलर इनकम और भी चाहिए। तो जो बांस और सागवान के बीच की जगह बच गई, उसमें मैं अश्वगंधा और ये अपना हल्दी, ये प्लान कर रहा हूँ, अभी लगाया नहीं है, तो ये लगाएंगे। उसके साथ में मुझे टूरिज्म और जो नेचुरोपैथी है, उसका सेंटर अपने खेत में ओपन करना है। तो उसके लिए मैंने अपने खेत में एक पोर्शन को फूड फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है। फूड फॉरेस्ट का मतलब है एक ऐसा जंगल, खाद्य जंगल, जिसमें साल भर किसी ना किसी किस्म के पेड़ पौधे से फ्रूट आपको मिलता रहेगा खाने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा मेरा खेत। तो अगर ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा, तो फिर वहाँ पे रात को रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो बांस की झोपड़ियाँ बनाने का प्लानिंग है। और पर झोपड़ी अगर मुझे 10 जो हट्स होती हैं फैंसी टाइप वाली, अगर उससे चंडीगढ़ के आसपास में 8,000 रुपया 10,000 रुपया ले रहे हैं पर नाइट, लेकिन मैं 2,000 रुपया ही रखने वाला हूँ। तो 2,000 रुपया रखूंगा, तो 10 झोपड़ियाँ बनाए 20,000 रुपया पर डे का इनकम हो सकता है इससे। तो ये फ्यूचर प्लान है। तो 6 लाख रुपया महीने का इनकम टूरिज्म से आ सकता है, या इससे ज़्यादा। तो 6 लाख छोड़ो, अगर किसान को 50,000 भी आ जाए महीने का, तो बहुत होता है, वो रेगुलर इनकम का सोर्स हो जाएगा। इसके बीच में मुझे कुछ जानवर छोड़ने हैं, जैसे डक्स होगी, बकरियां होगी, जो घास फूस और कीड़े को ख़त्म करती रहेंगी। तो मैं एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग बना रहा हूँ, अपने खेत को एक रिसर्च सेंटर के तौर पे डेवलप कर रहा हूँ, ताकि हम महीने में एक दिन वहाँ पे ट्रेनिंग रखें, और जो भी सीखने सिखाने में इंटरेस्टेड किसान है वो आएँ और सीखें। मेरा एक ही मिशन है कि किसान गरीब नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके से, और उसके बच्चे हायर एजुकेशन में जाने चाहिए। वो अच्छे खासे पढ़ें, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, जो मर्जी बने, और किसान भी बने तो भी हाईली एजुकेटेड हो, तो फिर मज़ा आएगा। नहीं तो हमारे जो किसानों की हालत है वो बहुत बुरी होती जा रही है दिन ब दिन। जी राजेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी सर, ये कह रहे थे हमारे पास हल्की ज़मीन है, उसमें मुरम है और पानी नहीं है, तो उसमें बांस की खेती कर सकते हैं सर? कौन सी लोकेशन क्या है? लोकेशन हम एमपी से हैं सर, जिला हमारा रायसेन है, तहसील हमारी गैरतगंज है, ग्राम हमारा हरदौर है। हाँ, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बांस के सीजन, जो बरसात का सीजन है, उसमें पानी लगाएं, बांस लगाएं, और पानी को एकत्रित करने के लिए छोटी छोटी टेक्निक होती हैं। तो वो टेक्निक क्या है, उसको चौका विधि बोलते हैं। चौका विधि में क्या करेंगे आप,
आपको जिस जगह पे बांस के पौधे लगाने हैं वहाँ पे 1 मीटर बाई 1 मीटर में आप गड्ढे खोद देंगे। तो सपोज आप उसको 3 फीट चौड़ा और उसको 1 फीट गहरा और 3 फीट लंबा आपने गड्ढा खोद दिया, चकोर खोद दिया या लंबाई में खोद दिया, वो आपकी मर्जी है। उससे क्या होगा, उस जगह पे पानी रुक जाएगा और जब पानी रुक जाएगा तो वो जमीन में लंबे टाइम तक उसमें नमी रहेगा। उसमें आप बांस का पौधा लगा के रखिए जब बरसात हो उससे जस्ट पहले, और फिर जब बरसात होगी तो उसमें पानी भरा रहेगा, नीचे सूख जाएगा। और जब बरसात का सीजन खत्म होना चालू हो तो वहाँ पे ढेचा वगैरह पहले लगा के रखिए, वो आप काट के मल्चिंग कर दीजिए, आपको पानी देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये टेक्निक राजस्थान में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। और इसके ऊपर अगर आप YouTube पे वीडियो देखना चाहें तो आप ये लिखेंगे चौका विधि राजस्थान, तो आपको ये पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा। जी। और सर ये पूछ रहे थे, मैं लेट जुड़ा था आपके इससे, तो इसको अपन मान लो हमारे यहाँ पे खेती कम लोग करते हैं बांस की, तो इसको हम कहाँ बेचेंगे फिर? ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन कंपनियों का भी मैं आपको नंबर दे दूंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना है 2024 के बाद में, क्योंकि बाकी पेड़ काटने में पाबंदी लगेगा, तो आपका जो मटेरियल है वो बिकना ही बिकना है। तो फिर आप उन कंपनियों के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी। अभी गवर्नमेंट भी एथेनॉल और CNG और बायोडीजल बनाने के प्लांट लगा रही है इसके ऊपर, तो उसका भी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है। तो मुझे नहीं लगता बेचने की प्रॉब्लम कहीं पे आने वाली है। हर जगह पे बांस की मंडियां भी हैं, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सर जैसे अगर हम बांस का फर्नीचर बनाते हैं या जैसे आप ब्रश वगैरह बता रहे थे वो बनाते हैं, तो उसको बेचने के लिए हम मार्केट कहाँ सर्च करें? इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट भी प्रोडक्ट प्रमोट करती है। आप स्टार्टअप के तौर पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के भी काम कर सकते हैं, और कभी भी स्टार्टअप रजिस्टर करवाएं तो उसको एग्रो स्टार्टअप या एग्रो कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाएं। आपको बहुत सारे फायदे और सब्सिडियां मिलेंगे, उसमें टैक्स रिबेट मिलेगी और बैंक की तरफ से लोन मिलना भी आसान हो जाएगा। और जब आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका इंटरनेट पे भारी डिमांड है, तो आप बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी जो ऑलरेडी बना के बेच रही हैं और वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं, और आने वाले 50 साल में डिमांड कोई पूरी कर भी नहीं पाएगा बैम्बो के प्रोडक्ट की, जितना मर्जी आप उगाते रहिए। तो डिमांड का कोई कमी नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट है इसकी बड़ी। सर जैसे अभी आप ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो कौन से पोर्टल पे हम ज्वाइन कर सकते हैं? वो अभी मुझे उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। और मेरे कांटेक्ट में अभी फ़िलहाल आर्टिस्ट हैं और जो अलग अलग किस्म का आर्टिस्टिक वर्क बनाते हैं बांस से, वो हैं। उनकी ट्रेनिंग हम जब आप लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बांस का फर्नीचर बनाने के लिए भी 2-3 आर्टिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। तो उनका कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ। जो कबाड़ है उसको हम कैसे अच्छा बना के बेचें। शायद 1-2 फोटो मेरे पास ऐसी होंगी, मैं आपको शेयर करूँगा। जैसे गाड़ी के टायर हैं उसके नीचे बांस के डंडे लगा के उसको मुड्डा पिड्डा और सेंटर टेबल इस तरीके से बहुत अलग अलग आकार देके और उनके बहुत फैंसी आइटम बन रहे हैं। तो आप उसके हज़ारों तरीके के फर्नीचर बना सकते हैं। और सर जैसे हम लोग ग्रुप में हैं, इस ग्रुप के अंदर अगर ये ग्रुप के लोग मिलके ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें तो वो हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, सब हो जाएगा, बशर्ते कि पहले हमारे पास बांस लगाने वाले लोग ज़्यादा हों, क्योंकि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है ही नहीं। और जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है वो बहुत महंगा पड़ रहा है इस्तेमाल करने में, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक ट्रक का 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया होता है। तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में यहाँ पे आपको ट्रक भर के बांस अगर मिल जाएगा तो फिर आसान रहेगा। वहाँ पे आपको केवल किराया इतना ज़्यादा देना पड़ता है। हम सर मदर प्लांट लेके उसका क्या अपना प्लांट प्रोडक्शन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। अच्छा हाँ जी, बताइए।
जी विनोद जी, कुछ सवाल चैट में भी हैं। ठीक है। हाँ बस फिर एक दो और सवाल लेते हैं, फिर आज की चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ हेलो। ठीक है। तो हाँ वीरेंद्र जी, हाँ जी। विनोद जी नमस्कार। सर ये नमस्कार। हरियाणा में इसकी क्वालिटी कैसे सर मैं करेंगे? ये चाह रहा था हरियाणा में कि करते हैं तो हाँ बताइए। हाँ वीरेंद्र जी। वीरेंद्र बोल रहे थे। हेलो विनोद जी, मैं ये कह रहा था जो भी अपने ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं तो हाँ, एक बार इनसे मतलब ये आप ये ले लेते हुए किसको कितने प्लांट्स चाहिए और आप उस हिसाब से प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि वो आपको इसके बारे में जानकारी है। जितने भी साथी इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं वो अपने आपको संख्या बता दे, भाई मेरे को इतने चाहिए, मेरे इतने चाहिए, तो आप उसको अवेलेबल करवा दें तो वो बेस्ट रहेगा। एक साथ में बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से नहीं उसको तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, हर मेंबर ये बता दे मेरे 50, 100, 200 जितने भी हैं, और वो सारे करके टैली आप एक बार उसमें फिर सारे ना मंगवा लें तो वो बेटर रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और चैट बॉक्स में कुछ सवाल थे, उसमें ज्यादातर वो बाउंड्री वाला ही पूछ रहे हैं। आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो बाउंड्री पे लगाते हैं वो कटिंगा वैरायटी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, ताकि बाहर से जानवर वगैरह भी एंट्री नहीं मार पाए। और बाउंड्री पे जो पौधे लगाते हैं उसको 3-3 फीट की दूरी पे लगाना चाहिए, ताकि जल्दी ही वो आपकी बाउंड्री को कवर कर लें। मैंने कई जगह पे 2.5 फीट भी लगाया है, ताकि बाउंड्री जल्दी कवर हो जाए। इसके लिए आप गहरे भी पौधे लगा सकते हैं। हाँ, और कोई सवाल? सुविंदर जी आपकी आवाज सर साफ अगर नहीं आ हम रही है। इसको हरियाणा में लगाते हैं तो सर मेरा एक प्रश्न है कि ये बाउंड्री पर लगाते हैं तो कितने समय के बाद ये आपस में मिल जाएंगे? ये तीसरे साल मिल जाएंगे पूरी तरह से। 2.5 फीट का अगर गैप रखेंगे तो भी 3 साल का समय? 3 साल में आराम से मिल जाएंगे ये। बाउंड्री पे जब लगाते हैं तो उसका एक खाई सी बना दें, एक कस्सी का ना खाई बना दें, उसमें पानी छोड़ते रहें। तो जिस साइड में नमी होती है, जिस साइड में इनके पौधे होते हैं, उसी साइड ये बढ़ते हैं। तो वो अगल बगल में ज्यादा बढ़ेंगे, आगे पीछे कम बढ़ेंगे। 3 साल में मैक्सिमम कितनी हाइट ले लेगा सर ये 3 साल में आपको 10-12 फीट 15 फीट पे चला जाएगा 2 साल में। और 2 साल? हाँ, तीसरी साल ये इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप रात को उसको 1 फीट का छोड़ के जाएंगे, सुबह हो सकता है 4 फीट का मिले आपको। ये एकमात्र पौधा है दुनिया में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट जिसको बोलते हैं। 1 मीटर मतलब 3 फीट तक एक रात में ये बढ़ सकता है, एक दिन में बढ़ सकता है, 24 घंटे में। जिस दिन बरसात होगी, बिजली चमकेगी, उस दिन ये 1 फीट से ज़्यादा ही 3 फीट से ज़्यादा ही बढ़ सकता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये 9 इंच से लेके और 12 इंच बढ़ेगा। मैंने आपकी चर्चा सुनी सर, आपने एक जिक्र किया वन सोल्यूशन जिसमें कैल्शियम अच्छा होता है। हाँ। तो उस बारे में भी आप जो नॉर्थ ईस्ट के आपके फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करें कि वन सोल्यूशन कैसे तैयार करें। राजेंद्र जी, इसमें इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि अगर हमारे एक किसान एक ही प्रोडक्ट पे काम करे, जी आपको 100 प्रोडक्ट नहीं पकड़ना है, मात्र एक प्रोडक्ट पकड़िए। उसकी हम ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करेंगे गवर्नमेंट के साथ में मिलके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके। मेरी एक स्टूडेंट है इस पे, वो रिसर्च भी कर रही है, फिर PhD लिख रही है इस पे। तो हम सारे रिसोर्सेज अरेंज कर लेंगे। एक किसान एक प्रोडक्ट पकड़े और उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज बनाए, बस काफ़ी है। और हम फ्यूचर में ऐसे पोर्टल भी बना लेंगे जिसमें आपको बांस से रिलेटेड सारे पौधे मिल जाए। थैंक यू सर। ठीक है साथियों, आज अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। 8:30 होने वाले हैं। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और जो विनोद जी से संपर्क करना चाहते हैं उनका नंबर यहाँ पे चैट में डाल रखा है हमने, और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल ऐप पे आप उपलब्ध होगी, वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभरात्रि। शुभरात्रि, मिलते हैं जी, नमस्कार। मुझे जो भी संपर्क करना है वो व्हाट्सएप पे करे, फोन में नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि ग्रुप में डाल दी सर वीडियो देखा। ठीक है। हाँ, ग्रुप में डाल दिया जी, आप ग्रुप में कॉपी कर लें। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते।